प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुनील प्रभाकर हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं संधि का अध्याय। संधि के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। किस प्रकार संधि होती है, संधि के भेद कितने होते हैं, संधि विच्छेद किस प्रकार किया जाता है, पूरे विस्तार से हम इसे जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संधि। बच्चों, संधि कहते किसे हैं? संधि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा के रूप में हम लिखेंगे दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे राका जमा ईश। बच्चों, राका का अर्थ होता है पूर्णिमा की रात्रि और ईश का मतलब होता है स्वामी। जो पूर्णिमा की रात्रि का स्वामी है अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा को राकेश कहा जाता है। संधि कैसे होती है, आप इस परिभाषा को इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। दो निकटवर्ती वर्णों के, पहले आप ये देखिए, ये हमारे पास एक शब्द है, ये दूसरा शब्द है। इन दोनों शब्दों में कुछ ध्वनियां हैं, कुछ वर्ण हैं, इधर भी और इधर भी। अगर हम इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो राका शब्द में 4 वर्ण मिलेंगे, ईश शब्द में 3 वर्ण हैं। मैं पहले यहां इनका वर्ण विच्छेद करता हूं। र जमा आ जमा क जमा आ। ई शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे, ई श अ। ई का कोई वर्ण विच्छेद नहीं करेंगे, स्वर को वर्ण विच्छेद में ज्यों का त्यों रखते हैं। अब आप देखिए, परिभाषा कहती है दो निकटवर्ती वर्णों के। अब ये संधि का चिन्ह है। अब आप देखिए, इस संधि के चिन्ह के सबसे निकट 2 वर्ण कौन से हैं? यहां आ वर्ण है और यहां ई वर्ण है, दोनों स्वर हैं। तो संधि किन के मध्य होगी? इन दोनों वर्णों के मध्य होगी और इनके मध्य संधि होने से परिवर्तन होगा। देखिए आप कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, इनका मेल हो रहा है, होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब आप देखिए, यहां आ स्वर है और यहां ई स्वर है। संधि के नियम के अनुसार आ के बाद जब ई आता है तो दोनों स्वर मिलकर ए बन जाते हैं, इस तरह से। यानी कि आ स्वर अपना अस्तित्व खो देता है और ई स्वर भी अपना अस्तित्व खो देता है। जैसे नदी सागर में मिल जाती है, नदी अपना अस्तित्व खो देती है और सागर का ही एक अंश बन जाती है, उसी प्रकार ये दोनों स्वर मिलकर ए स्वर का निर्माण करते हैं। तो अब इनको आप, अभी हमने वर्ण विच्छेद किया था, अब हम इन वर्णों का संयोजन करेंगे जिससे हमें एक शब्द प्राप्त हो जाएगा। र और आ को जब हम जोड़ेंगे तो रा बनेगा। क में अब आप आ नहीं जोड़ेंगे, ई नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों हट चुके हैं, इनके स्थान पर ए आ जाएगा, तो ये के हो गया और श जमा अ श बन गया। तो राका जमा ईश राकेश हो गया। अब आपके सामने है दो निकटवर्ती वर्ण
बिल्कुल निकट के, और इनका मेल हुआ और मेल से परिवर्तन हुआ, इसी परिवर्तन का नाम संधि है। अब हम इसके अगले स्तर पर चलते हैं। संधि के भेदों की अभी हम बात नहीं करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि संधि जो होती है, संधि या तो संधि में सार्थक शब्द होते हैं या उपसर्ग होते हैं या प्रत्यय होते हैं। सार्थक शब्दों या उपसर्गों या प्रत्ययों के संयोग से जब ध्वनि में परिवर्तन आता है तब संधि होती है। संधि में जो पहला शब्द होता है या दूसरा शब्द होता है उनमें से कोई भी निरर्थक नहीं होता। या तो दोनों सार्थक शब्द होंगे या उनमें से एक सार्थक शब्द होगा और एक शब्दांश होगा। उपसर्ग भी हो सकता है और प्रत्यय भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये शब्द है विद्या और ये शब्द है आलय। विद्या अपने आप में एक सार्थक शब्द है, आलय भी एक सार्थक शब्द है। दोनों सार्थक शब्दों के मेल से ध्वनि में परिवर्तन होकर संधि हो गई विद्यालय। ऐसे ही शब्द है लोक जमा उक्ति। यहां आप देखेंगे कि लोक एक सार्थक शब्द है, उक्ति भी, इनकी संधि से लोकोक्ति शब्द बन गया। स एक उपसर्ग है, आदर एक शब्द है। ठीक है, आदर शब्द के साथ स उपसर्ग जुड़ा तो इनकी संधि हो गई। क्यों हुई? ध्वनि में परिवर्तन कैसे हुआ? स में अ है और ये आ है, दोनों स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करेंगे। तो ये शब्द हो गया सादर, यहां संधि हो रही है। जैसे शब्द है प्र जमा उत्साहन, तो यहां प आधा है, र पूरा है, र में अ है, अ और उ मिलकर ओ हो जाएगा, इसमें भी संधि हो गई है। एक शब्द है जैसे गुरु जमा ई। गुरु शब्द में जब ई प्रत्यय जुड़ता है तो संधि के यण संधि है, इसमें यण संधि के नियम के अनुसार यहाँ शब्द बन जाएगा गुरवी। ये कैसे बना, नियम कौन से लागू हुए, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम केवल इतना ही जान रहे हैं कि संधि या तो दो सार्थक शब्दों के बीच होती है या एक शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ गया तब होती है इसमें भी, और या शब्द में प्रत्यय जुड़ गया तो संधि होती है। ठीक है, इन स्थितियों में संधि होती है। इसके बाद आप देखेंगे, इसी के बीच आपको एक बात और ध्यान रखनी है, सार्थक शब्द होने चाहिए, ये तो अनिवार्य है ही, लेकिन इसके साथ जो सार्थक शब्द होंगे दो, उनका परस्पर संबंध भी होना चाहिए। अगर शब्द सार्थक हैं लेकिन उनका परस्पर संबंध नहीं है तो वहां संधि करना गलत है, अतार्किक है। आप कर देंगे लेकिन अतार्किक है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊंगा, हमारे पास एक शब्द है बहु और उसके साथ हमने एक शब्द जोड़ दिया उद्देश्य। यहां आप देखेंगे बहु शब्द सार्थक है, उद्देश्य शब्द भी सार्थक है। यहाँ उ और उ मिलकर बड़ा उ हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा, इसकी संधि विच्छेद होगा, इसका संधि होगी बहुउद्देश्य। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। अब एक बहु शब्द ऐसे भी लिखा जाता है, बहु मतलब वधु। अब बहु का उद्देश्य के साथ जब हम संधि करेंगे तो भी उत्तर तो यही आएगा, और दोनों सार्थक शब्द भी हैं, लेकिन इनका कोई संबंध नहीं है। यहां इस संदर्भ में कोई संबंध नहीं है। बहु उद्देश्य का मतलब होता है कि जिसके बहुत से उद्देश्य हों, बहुत उद्देश्यों वाली। जैसे भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई गई, जिन परियोजनाओं के
बहुत सारे उद्देश्य थे। तो यहाँ बहु शब्द से ये उत्तर मिल जाएगा इससे, लेकिन यहाँ ये सही नहीं है, सार्थक होते हुए भी इसका संबंध नहीं है, तो यहाँ संधि नहीं होगी। एक और उदाहरण बताऊंगा आपको। जैसे एक शब्द है मातृ और एक है आनंद। यहां आप देखिए मातृ और आनंद यण संधि है। इसमें यण संधि के नियम के अनुसार यह शब्द मात्रानंद बन जाता है, दोनों मिलकर मात्रानंद शब्द हो जाता है। अब आप देखिए आपके पास एक शब्द है मात्र और एक है आनंद। यहां भी आप दीर्घ संधि के अनुसार मात्र जमा आनंद मात्रानंद कर सकते हैं। और एक शब्द है आपके पास मात्रा जमा आनंद। यहां भी आप आ और आ मिलकर आ हो जाएगा, मात्रानंद बना सकते हैं। आप देखेंगे यहां शब्द एक ही है, लेकिन यहां शब्दों में अंतर है। सारे सार्थक शब्द हैं और सबका उत्तर एक ही आ रहा है, सबकी संधि एक ही हो रही है। लेकिन ऐसा होते हुए भी ये दोनों इसके उत्तर नहीं हो सकते। मात्र और आनंद से मिलकर मात्रानंद नहीं बना, मात्रा और आनंद से मिलकर भी नहीं बना, क्योंकि मात्रानंद शब्द का अर्थ है माता को प्राप्त होने वाला आनंद। पितृ जमा आनंद होगा तो पित्रानंद बन जाएगा, पिता को प्राप्त होने वाला आनंद। तो यहां मात्र का अर्थ है केवल, महज, तो मात्र आनंद यानी केवल आनंद, यहां कोई इसका सही अर्थ नहीं है। मात्रा आनंद, मात्रा शब्द के दो अर्थ है। मात्रा का एक अर्थ है परिमाण, किसी पदार्थ का परिमाण, उसका माप नाप तोल, उसकी क्वांटिटी। दूसरा मात्रा शब्द का अर्थ है स्वरों का वह चिन्ह जो व्यंजन के साथ जुड़ा होता है। यहां दोनों में से कोई भी अर्थ सही नहीं है, इसलिए यहां मात्रानंद शब्द सही नहीं बना। तो हम कहेंगे सार्थक तो होने ही चाहिए, लेकिन सार्थक के साथ वो सही अर्थ भी वहां देते हो, वो सही संबंध भी वहां प्रकट करते हो, तो यहां सही संबंध प्रकट नहीं हो रहा। एक और तरीके से आपको बताऊंगा। जैसे हमारे पास शब्द है स्नान और एक शब्द है आगार। स्नान मैंने नहाना और आगार का मतलब होता है कक्ष, कमरा। नहाने का कक्ष यानी जिसे हम बाथरूम कहते हैं, वो नहाने का हमारा कक्ष है, जिसे स्नान घर कहा जाता है। ठीक है, तो स्नान और आगार, न में अ है और ये आ है, अ और आ मिलकर आ हो गया, ये शब्द बन गया स्नानागार। ये संधि सही है। लेकिन अगर हम इसकी बजाय शब्द लिख दें कान जमा आगार, अब हम कहें कि अ और आ मिलकर आ हो गया कानागार। अब कान का मतलब कर्ण, ईयर, लेकिन कान का क्या कक्ष नहीं। यहां इन दोनों शब्द सार्थक होते हुए भी परस्पर संबंध नहीं रख रहे, इसलिए यहां यह अतार्किक उत्तर है, सही तर्क इसका नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहां समझ गए कि संधि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, वो दो शब्द जो जुड़ रहे हैं, या तो वो दो शब्द होंगे, सार्थक शब्द होंगे, या उनमें से एक सार्थक शब्द होगा और एक उपसर्ग होगा, या एक सार्थक शब्द और एक प्रत्यय होगा। ठीक है। अगली बात कि जो सार्थक शब्द होंगे उनका परस्पर संबंध होना चाहिए, तब संधि होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जब दो शब्द जुड़ते हैं, संधि शब्दों का काम नहीं है। शब्द तो पास पास आते हैं, लेकिन उनकी ध्वनियों में संयोग होता है। ठीक है, तो संधि वर्णों में होती है, ध्वनियों में होती है, शब्दों में नहीं होती। ठीक है, तो जो शब्द हैं जब वो पास आते हैं लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे हमारे पास एक शब्द है स्नान घर,
अब ये कैसे बना? स्नान शब्द और घर शब्द दो शब्द हैं। ये दोनों शब्द जब एक दूसरे के निकट आए तो ये दोनों शिरोरेखा के एक ही शिरोरेखा के नीचे आ गए। ठीक है, इनकी ध्वनियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब ध्वनियों में परिवर्तन नहीं होता लेकिन शब्द दो जुड़कर एक हो जाते हैं तो उसे संयोग कहा जाता है, उसे संधि नहीं कहा जाता। संधि कब होगी? जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था कि स्नान जमा आगार। यहां आप देखेंगे यहां अ है जमा यहां आ है, अ और आ मिलकर आ हो जाता है, यहां हो गया स्नानागार। यानी यहां अ और आ दो ध्वनियां, दो स्वर मिलकर एक ही स्वर बन गए तो यहां ध्वनि में परिवर्तन हुआ। इसे कहेंगे संधि और इसे कहेंगे संयोग। संधि में ध्वनियों में परिवर्तन होना अनिवार्य है। और उदाहरणों से आप देखिए, जैसे एक शब्द है, ये अव्यय है यथा, और ये शक्ति शब्द से पहले जुड़ गया तो ये बन गया यथा शक्ति। अब ये दोनों शब्द एक शिरोरेखा के नीचे आ गए लेकिन ध्वनियों में कहीं परिवर्तन नहीं हुआ, इसका नाम है संयोग। और अगर इस तरह से हो, अब आप देखिए यहां यथा उचित के साथ जुड़ गया तो यह शब्द बन गया यथोचित। यहां ध्वनियों में परिवर्तन हुआ, यहां आ ध्वनि थी, यहां उ ध्वनि थी, दोनों मिलकर ओ बन गए, यथोचित ध्वनि परिवर्तन हुआ, इसे कहेंगे संधि। और उदाहरण देखेंगे, जैसे मनः जमा कामना। मनः शब्द है और कामना शब्द है, दोनों एक साथ आ जाएंगे तो ये शब्द बन जाएगा मनः कामना। बच्चों यहां आप ध्यान रखना, मनः जमा कामना मनोकामना नहीं होता, मनोकामना अशुद्ध शब्द है। ओ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये मैं आपको जब विसर्ग संधि करवाऊंगा तब आपको इसका कारण बताऊंगा। अभी आप इतना ही ध्यान रखें कि मनः जमा कामना मनः कामना ही होता है, मनोकामना शब्द का हम गलत प्रयोग करते हैं। अब इसकी जगह मान लो ऐसे हो, मनः जमा बल, तो यहां हो जाएगा मनोबल। यहां ध्वनि में परिवर्तन नहीं हुआ, यह हुआ संयोग। और यहां ध्वनि में परिवर्तन हो गया, विसर्ग ओ में बदल गया तो यहां इसको कहेंगे संधि। ठीक है, जैसे सजमा परिवार, परिवार शब्द में स उपसर्ग जोड़ दिया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सपरिवार बन गया, ध्वनियों में कहीं परिवर्तन नहीं हुआ, यह है संयोग। और आपने स जमा अक्षर इनको जोड़ दिया तो इसमें अ है, ये अ है, दोनों मिलकर आ हो गए तो ये बन जाएगा साक्षर, इसे कहते हैं संधि। अब बच्चों देखने वाली बात यह है कि यहां संयोग क्यों हुआ, ध्वनियों में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। ध्वनियों में परिवर्तन कब होता है? ध्वनियों में परिवर्तन होता है जब दो ध्वनियां इतनी निकट आ जाती हैं कि उनको जब दोनों शब्दों को हम साथ साथ बोलते हैं तो संधि के नियम के अनुसार जो नई ध्वनि बनती है उनको साथ साथ बोलने से वही एक नई ध्वनि प्रकट होती है। जैसे अगर हम मुख्य और अध्यापक इन दो शब्दों को जब हम बार बार पढ़ेंगे, मुख्य अध्यापक मुख्य अध्यापक मुख्य अध्यापक, तो कुछ ही देर में
मुख्य अध्यापक न बोलकर मुख्याध्यापक की आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी। ये जो परिवर्तन है यहाँ आ का आपको स्वतः ही लगने लगेगा और इसी परिवर्तन के कारण संधि का ये नियम बना कि अ के बाद अ आ जाए तो आ हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा इसमें नहीं होता। यथा और शक्ति को आप कितनी भी बार बोलें यथाशक्ति ही रहेगा, कहीं आपको ध्वनि में परिवर्तन नजर नहीं आएगा। इसलिए इसका कोई नियम ही नहीं है, कोई नियम इसीलिए बना नहीं। ठीक है, तो ये हुआ संधि और संयोग में अंतर। इसके बाद हम बात करते हैं संधि के भेदों की। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। बच्चों, इनकी परिभाषा बताने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि संधि के इन 3 भेदों के नाम यही क्यों रखे गए। ये भी बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि संधि के 3 ही भेद क्यों हैं। आप देखिए, जब स्वर में परिवर्तन आएगा तो उसे स्वर संधि कहेंगे, जब व्यंजन में परिवर्तन आएगा तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे और जब विसर्ग में परिवर्तन आएगा तो विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है, जिस वर्ण में परिवर्तन आता है उसी वर्ण के आधार पर उसका नाम रख दिया गया है। अभी आप देखेंगे उदाहरणों के माध्यम से। तो ये 3 भेद हो गए। सबसे पहले मैं आपको स्वर संधि के बारे में बताऊंगा। स्वर संधि क्या है? जब स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि संधि के चिन्ह से पहले यहां स्वर हो, ये संधि का चिन्ह है, इससे पहले स्वर हो, कोई भी स्वर हो और उसके बाद में कोई भी स्वर हो। ठीक है, जब दोनों तरफ स्वर आ जाता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, और परिवर्तन किस में होता है? स्वर में। परिवर्तन स्वर में होता है, इसीलिए इसका नाम है स्वर संधि। जैसे हम बात करेंगे, शब्द है हमारे पास वारी जमा ईश। अब आप देखिए, यहाँ र व्यंजन में ह्रस्व ई है जमा, यहाँ ईश शब्द में दीर्घ ई है। आप देख रहे हैं इस शब्द की अंतिम ध्वनि है ई और इस शब्द की प्रथम ध्वनि है ई। तो ये दोनों ध्वनियां सबसे निकट हैं, इनके संयोग से परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा? ई मिलकर बड़ी ई हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये शब्द बन जाएगा वारिश। अभी हम इसको और आगे डिटेल में करेंगे। अभी आप ये देखिए कि दोनों तरफ स्वर है, दोनों तरफ स्वर होने के कारण ये उदाहरण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, स्वर संधि के बाद आप देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कब होती है? जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर परिवर्तन होता है। यानी व्यंजन का मेल होगा व्यंजन से या व्यंजन का मेल होगा स्वर से। इसमें ये स्थितियां हो सकती हैं, जैसे पहले व्यंजन हो सकता है, व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए, पहले भी व्यंजन हो और बाद में भी व्यंजन हो। दूसरी स्थिति है कि पहले व्यंजन हो लेकिन बाद में स्वर हो। ठीक है, तो भी व्यंजन संधि होती है। और तीसरा है
पहले स्वर हो और बाद में व्यंजन आ जाए तो वो भी व्यंजन संधि होती है। मैं इन तीनों के उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे पास एक शब्द है सत और एक शब्द है जन। आप देखिए सत शब्द की जो अंतिम ध्वनि है वो त है, व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है, ठीक है। और जन शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ज जमा अ होगा, तो यहाँ पहले ज आएगा। तो यहाँ त है और यहाँ ज है, दोनों तरफ व्यंजन है, इसलिए ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन जमा स्वर, इसका उदाहरण हम कहेंगे जैसे वाक जमा ईश। यहां आप देखिए वाक शब्द की अंतिम ध्वनि, अंतिम वर्ण क व्यंजन है और बाद में स्वर आ रहा है, व्यंजन के बाद स्वर आया, यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। स्वर जमा व्यंजन, इसमें कैसे होगा? जैसे हमारे पास शब्द है वी, वी एक उपसर्ग है और सम, मैंने बताया था उपसर्ग भी हो सकते हैं। वी जमा सम, सम एक शब्द है, ठीक है। सम एक उपसर्ग भी होता है, लेकिन सम उपसर्ग ये होता है म को हलचिन लगा होता है, यहाँ हलचिन नहीं है, ये शब्द है और ये एक उपसर्ग है यानी शब्दांश है, ठीक है। ये शब्द के शुरू में लगता है। सम मैंने समान, वी जमा सम। यहाँ आप देखेंगे वी उपसर्ग के जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद होगा व जमा ई, ठीक है, ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। सम का वर्ण विच्छेद करेंगे तो स जमा अ जमा म जमा अ। तो आप देखेंगे कि यहां पहले स्वर है और यहां बाद में व्यंजन है, तो स्वर के बाद व्यंजन आ गया, तो ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। ये हो गई हमारी व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कब होती है? जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर परिवर्तन हो जाता है तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग संधि में पहले विसर्ग होगा, बाद में स्वर भी हो सकता है और विसर्ग के बाद व्यंजन भी हो सकता है, ठीक है। विसर्ग के बाद विसर्ग कभी नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां की हम पहली ध्वनि लेते हैं, इस दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, और विसर्ग कभी भी किसी शब्द में पहली ध्वनि के रूप में नहीं आता। किसी शब्द के शुरू में विसर्ग कभी नहीं आता, कोई भी शब्द विसर्ग से शुरू नहीं होता, इसलिए यहां विसर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। यहां विसर्ग होगा, दोनों जगह विसर्ग नहीं हो सकता। और अब देखिए विसर्ग के बाद जब स्वर आ जाए, जैसे इसमें हम उदाहरण लेंगे मनह जमा अनुकूल। अब आप देखिए यहां विसर्ग है और विसर्ग के बाद अस्वर आ रहा है, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। दूसरा, विसर्ग के बाद व्यंजन आ जाए, जैसे निह जमा बल। अब आप देखिए यहां विसर्ग है और विसर्ग के बाद ब व्यंजन आ रहा है, ब में स्वर है अ, लेकिन जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद में पहले व्यंजन को लिखेंगे, बाद में स्वर को लिखेंगे, तो स्वर दूर चला जाएगा, संधि के चिन्ह के पास रहेगा ब व्यंजन, तो विसर्ग के बाद ब व्यंजन आ गया, तो यानी कि यहां भी विसर्ग संधि है, ठीक है। तो ये हुई हमारी 3 संधि। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी संधियां हैं इनके भी आगे कोई उपभेद होते हैं या नहीं होते। बच्चों, जो स्वर संधि है, स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। जैसे इनकी हम बात करेंगे। स्वर संधि का पहला उपभेद है दीर्घ संधि, दूसरा है
गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। नंबर 4 है यण संधि। और नंबर 5 है अयादि संधि। तो ये स्वर संधि के 5 उपभेद हैं। इससे आगे बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूंगा। पीछे एक एस्टेट में प्रश्न भी आया था कि कौन से शब्द में एकादेश है, एकादेश हुआ है, कौन से शब्द में हुआ है। तो एकादेश क्या होता है, ये देखो, ये है एकादेश। इसका संधि विच्छेद होगा एक जमा आदेश। एकादेश क्या होता है, जब दो स्वर मिलकर एक स्वर का निर्माण करते हैं तो वहां एकादेश होता है। ठीक है। जो स्वर संधि के 5 भेद हैं, इन 5 में से जो ये 3 भेद हैं, पहले 3 दीर्घ, गुण और वृद्धि, इन तीनों में एकादेश होता है। ठीक है, इन तीनों में एकादेश होता है। यण और अयादि, इनमें आदेश होता है, एकादेश नहीं होता। ठीक है। दीर्घ संधि में भी 2 स्वर मिलकर एक स्वर का निर्माण करते हैं। गुण संधि में भी ऐसा ही होता है, वृद्धि संधि में भी ऐसा ही होता है कि 2 स्वर मिलते हैं और एक नए स्वर का निर्माण करते हैं। यण और अयादि संधि में ऐसा नहीं होता। यण और अयादि संधि में जो पहला स्वर होता है केवल वही परिवर्तित होता है, दूसरा स्वर परिवर्तित नहीं होता। इसलिए इनको आदेश कहते हैं सिर्फ, और इन तीनों को एकादेश कहते हैं। वो जो प्रश्न आया था, उस प्रश्न में पूछा गया था कि कौन से विकल्प में एकादेश है। तो वहां 3 शब्द ऐसे थे जो इन तीनों से लिए गए थे, और चौथा शब्द ऐसा था जो यण संधि से लिया गया था। तो हमारा उत्तर वही होगा कि यण संधि का जो उदाहरण है वो एकादेश में नहीं आता। कैसे, जब हम दीर्घ, गुण और वृद्धि ये सब संधियां अलग अलग जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कहां दो, क्या आपको पता लग जाएगा कि कहां 2 स्वर मिलकर कैसे एक हो जाते हैं और कहां नहीं होते। तब आप एकादेश को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहां आपको मैंने बताया कि ये एकादेश होता है। इसके बाद बच्चों, जो व्यंजन संधि होती है, इसके कोई भेद नहीं होते, इसमें केवल नियम होते हैं और नियमों से हमें उदाहरणों को करना होता है। इसमें एक अलग बात यह है कि व्यंजन संधि के अंतर्गत एक और संधि आती है जिसमें से आजकल प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। वो कौन सी है, उसे बोलते हैं वर्ण आगम संधि। ठीक है, इसको व्यंजन आगम संधि भी कहते हैं। ऊपरी तौर पर बता देता हूं कि इस संधि में क्या होता है कि 2 शब्द हैं, एक पहले और एक बाद में। उनमें जब संधि होती है तो परिवर्तन नहीं होता, केवल एक नए व्यंजन का आगम हो जाता है। आगम का मतलब होता है आना। एक नया व्यंजन अपनी तरफ से हम लगाते हैं, वो नियमानुसार लगाते हैं। ठीक है, एक नए व्यंजन का वहां आगम हो जाता है, इसलिए उसे व्यंजन आगम संधि कहते हैं और वर्ण आगम संधि भी कहते हैं। ये व्यंजन संधि के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे। और विसर्ग संधि के भी कोई भेद नहीं है, इनको भी हमें नियमों से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ बच्चों आपने पढ़ा संधि की परिभाषा,
संधि में किन शब्दों के मेल से संधि होती है, संयोग क्या होता है, संधि और संयोग में क्या अंतर होता है, संधि के कितने भेद हैं और एकादेश किसे कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इससे अगली वीडियो में हम स्वर संधि के जो अलग अलग उपभेद हैं इनके बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।